स्टूडेंट्स, आज आपको हम सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर्स और क्लास 12th का 4th चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे गद्य खंड का। तो 4th चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु इनके राइटर हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये प्रतिष्ठित कथाकार और उपन्यासकार है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। इनकी रचनाएं, उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, रिपोर्टाज ये बहुत सारी हैं। इनकी भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली जो है अंचल विशेष से प्रभावित है। बोलचाल की भाषा को अपनाया है इन्होंने, जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा होती है उसको अपनाया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है, विशेषणों का सुंदर प्रयोग किया है। तो अब हम आपको सबसे पहले जो पाठ है पहलवान की ढोलक उसका प्रतिपाद्य बताते हैं। प्रतिपाद्य में राइटर ने बताया है कि कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकाश जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाले निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता था। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है कि वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की। क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है। यह पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। अब हम आपको बताते हैं पहलवान की ढोलक का सारांश बताते हैं। सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोंपड़ी से कराहने की व कै करने की आवाज़ तो कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। शाम और रात्रि
को सब मिलकर रोते थे। एक ऐसे सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पैंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में ताड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाज़त न मिली तो पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगे। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थक में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी। धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। इसका अर्थ था दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा एक लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चट था, अर्थात उठाकर पटक दी। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारे खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने बाह बहादुर की ध्वनि की और जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुँच रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के
आग्रह पर 2 से रसगुल्ला खाता और मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूंस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का पालन पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उनसे कसरत करवाता। दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने बिलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने सारे पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। क्या आ गया? संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगीं। लोग एक दूसरे को ढांढस देते और शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों में हिम्मत आ गई। हिम्मत और दोगुनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। तो ये था सारांश। अब हम आपको चैप्टर में आए टफ वर्ड्स को थोड़े से बताते हैं। निस्तब्धता शब्द आया है आपके चैप्टर में। इसका मतलब होता है गतिहीनता। और एक टफ वर्ड है भयात, भय से पीड़ित। अगला है ताल ठोकना, यानी चुनौती देना। और धारोष्ण का मतलब दुधारू पशु के थनों से निकला ताज़ा दूध। अगला इसमें टफ वर्ड है मुंह बिचकाना, यानी घृणा भाव व्यक्त करना। और नेक्स्ट टफ वर्ड है आपका इसमें उदरस्त, तो शायद आपको आता भी हो, पेट में डालकर। नेक्स्ट है चपेटा घात, यानी लपेट में लेकर आघात करना। नेक्स्ट है टफ वर्ड इसमें विभीषिका, यानी भयानक दशा। और एक और है टफ वर्ड इसमें स्पंदन शक्ति। इसका मतलब है स्पंदन शक्ति शून्य, यानी धड़कन की शक्ति से रहित। स्नायु, यानी ये तो पता होगा, नसें है इसका मतलब। और संतप्त यानी दुखी। और रुग्ण मतलब बीमार। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में आपको 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं जाड़े का दिन से लेकर के निस्तब्धता। इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं।
और नेक्स्ट है इसमें रात्रि की भीषणताओं के साथ डैश डैश उठाकर पटक दें। इन 2 पैराग्राफ के आपके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और उसके आंसर लिखने हैं कॉपी में। और जो क्वेश्चन आंसर हैं इसमें पाठ के साथ और पाठ के आसपास के, ये भी आपको करनी है अपनी कॉपी में। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू।